Okay, students. So we are going to start a new chapter, surface chemistry. ठीक है? Hope you have done attempted all your NCERT exercises. Next live class will be we will be discussing the NCERT exercises of chapter 4, that is chemical kinetics, जो कि मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए दी है. ठीक है ना. अभी एक वीडियो लेक्चर है तो आई थिंक कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ सरफेस केमिस्ट्री को. ठीक है ना. वीडियो लेक्चर्स में मैं पढ़ा इसलिए रहा हूँ, कोर्स इसलिए ख़त्म कराने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपका वीडियो लेक्चर्स में जो होगा आप दोबारा देख सकते हो एक वीडियो को, लेकिन एक बार अगर लाइव क्लास मैंने जो पढ़ा दिया वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा. ठीक है ना. तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैक्सिमम जो पार्ट कवर हो, जो भी आपका पार्ट है वो आपका वीडियो लेक्चर्स में कवर्ड हो, जो भी आपकी कवर हो जाए, जो भी आपका पढ़ने का है. ठीक है ना. तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है, ये सरफेस केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है इसके बारे में ये जानते हैं. ठीक है ना. तो सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो कि ये फिनोमेना बताती है कि कैसे आपका क्या कहते हैं एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से सरफेस के हिसाब से जो है रिएक्ट कर रहा है. ठीक है ना. या फिर एक बाउंड्री के बीच में मतलब जो सरफेस है जिसको आप बाउंड्री बोल सकते हो कि बाउंड्री के इधर बाउंड्री के उधर उस सरफेस पे वो जो भी मिक्सचर्स हैं, जो भी हमारे केमिकल्स हैं, वो कैसे डील कर रहे हैं. ठीक है ना. तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है सरफेस केमिस्ट्री की तो आप लिख सकते हो. सरफेस केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद स्टडी ऑफ फिनोमिनन अकरिंग एट द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू फेसेस. दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो कि एक बाउंड्री है, उस पर जो भी फिनोमिना हो रहा होगा उसके दो सरफेसेस आएंगे. एक सरफेस ए है, सरफेस 1 है, एक सरफेस 2 है. ठीक है ना. इस सरफेस इन दोनों की जो बाउंड्रीज होगी उन बाउंड्रीज पे जो भी इनकी सरफेसेस लगी हुई हैं उस जगह पर जो भी फिनोमिना हो रहा होगा. ठीक है ना. चाहे मिक्सिंग का हो रहा होगा, चाहे एब्जॉर्बिंग का होगा, चाहे एब्जॉर्बिंग का हो रहा होगा. अभी हम पढ़ेंगे एब्जॉर्बिंग के बारे में. जो भी हो रहा होगा फिनोमिना, उस फिनोमिना के बारे में जो डिस्कस करता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सरफेस केमिस्ट्री. सो क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं. ठीक है ना. तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि द बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क मीडियम मतलब जो इधर जो भी है उसको हम लोग बल्क में बोल देते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा होंगे. तो इनको कहते हैं हम लोग बल्क फेज. ठीक है ना. बल्क फेज कह सकते हैं या बल्क सॉल्यूशन कह सकते हैं. ठीक है ना. ये बाउंड्री जो भी इनको सेपरेट करती है, इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेसेस कहते हैं. इसी को कहते हैं सरफेस, जिसमें दो सरफेसेस आपकी होंगी, सरफेस 1 की, सरफेस S2 की, सरफेस S1 की सरफेस. ठीक है ना. तो दो सरफेसेस जहाँ पर मीट कर रही थी, जहाँ पार्टीशन होता है, उसको हम बाउंड्री कहते हैं. उस बाउंड्री पे जो भी फिनोमिना हो रहा होगा, जो भी जिस भी प्रोसेस से वो लोग मिक्स हो रहे होंगे, उसको स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ते हैं. ठीक है ना. तो दो प्रोसेसेस होते हैं, एक तो होता है एड्जॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन, जो कि आपने अब तक नहीं पढ़ा एड्जॉर्प्शन के बारे में, वो भी लिख लेते हैं. तो देखो दो चीज़ें, एक होती है एड्जॉर्प्शन, इसके बारे में नहीं सुना होगा, और एक होता है एब्जॉर्प्शन. ठीक है ना. तो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ये दो तरह के आपके फिनोमिना है. ठीक है ना. ये दो तरह के आपके फिनोमिना है. इन दो फिनोमिना को आपको थोड़ा सा हमें डीपली डिस्कस करना है और देखना है कि कहाँ पे होगा ये वाला और कहाँ पे होगा ये वाला. ठीक है ना. कौन सा कहाँ पे हो रहा है ये हमें ध्यान देना है. ठीक है ना. तो इसको समझने के लिए क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, एक क्या कहते हैं एक्टिविटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो भी हुई, जिसके बिहाफ पे आपको समझ में आ जाएगा. तो क्या करो, आप एक जार ले लो और उसको ब्रोमाइन वेपर से भर दो. एक जार ले लो, उसको किससे, ब्रोमीन के वेपर से भर दो. ठीक है ना. ब्रोमीन हमारा एक ऐसा मेटल होता है जो कि ईजिली आपको लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. तो उसको हम गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, उसके वेपर्स को उसमें भर लेते हैं. और क्या करते हैं हम लोग, चारकोल, जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है, चारकोल, उसको क्या करते हैं, इस जार के अंदर डाल देते हैं. तो कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे, जो ब्रोमीन के सारे पार्टिकल्स हैं, जो ब्रोमीन के सारे पार्टिकल्स हैं, वो जो है वो चारकोल के ऊपर आपके सब लग जाएंगे. अब ब्रोमीन के जो वेपर्स हैं वो कैसे कलर के थे, ब्राउन कलर के थे. तो पहले जार कैसा था, ब्राउन कलर का था. थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, सारे के सारे ब्रोमीन आके इसके ऊपर चिपक गए और क्या हो गया, इसके सरफेस पे आके चिपक गए. इससे मिक्स नहीं हुए, मतलब इसने केमिकल रिएक्शन कोई नहीं दिखाई, लेकिन वो सारे आके क्या हुआ, इसकी सरफेस पे जाके स्टिक हो गए. जो स्टिक हो गए सरफेस के ऊपर, यानी कि अंदर ना घुस के सिर्फ सरफेस पे स्टिक हो गए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन. ठीक है ना.
तो इसने क्या किया, सारे के सारे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट किया और अपने पास बुला के इसने अपनी सरफेस पे उसको लगा दिया। तो सारे के सारे आप देखोगे कि ब्रोमीन के पार्टिकल्स जो है सारे उस चारकोल के ऊपर जाके चिपक जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हो आप, एडजॉर्प्शन कहते हो। तो इसके लिए आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग, ठीक है ना, उसको अट्रैक्ट करने के बाद फिर उसके बाद वहाँ पर उसको रिटेन भी करके रखना है, उस पार्टिकल्स को वहाँ पर रिटेन भी करके रखना है, हटाना नहीं है। तो द फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग एनी सब्सटेंस ऑन द सरफेस, एक इसकी सरफेस पे, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसे, एडजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है ना। और ये कैसा है बेटा, दिस इज अ सरफेस फिनोमिना, ये कैसा है, सरफेस फिनोमिना। यहीं पे एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, अगर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, बॉडी के अंदर चला जाता है सब कुछ, ठीक है ना, अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना। और ये सरफेस फिनोमिना नहीं है, ये कैसा है, ये बॉडी फिनोमिना है। ये कैसा है, ये बॉडी फिनोमिना है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, ये बल्क मैटर के अंदर जाके होता है, ठीक है ना। ये इसमें कंसंट्रेशन पूरे उसमें सेम रहती है। यहाँ पर क्या होता है, सरफेस पे इसकी कंसंट्रेशन बहुत सारी होगी, अंदर कोई कंसंट्रेशन जीरो होगी, क्योंकि वो अंदर पार्टिकल के अंदर पेनिट्रेट कर ही नहीं पाया, ठीक है ना, ठीक है ना। और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन आपके एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी सरफेस बची है, क्योंकि सरफेस वही तो रहेगा। मान लो अगर मेरे पास पूरा एक स्फीयर था, स्फीयर को मैंने पूरा भर दिया, उसमें इतनी सी सरफेस बची, बाकी सब जगह एब्जॉर्प्शन हो गया, तो अब जो एब्जॉर्प्शन का रेट होगा वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि सरफेस जहाँ पे एब्जॉर्ब होना है वो जगह कम है, ठीक है ना। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, आपस में मिक्स होना है, उस समय पे हमेशा सरफेस उतनी है, तो एब्जॉर्प्शन का रेट हमेशा सेम रहता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन का रेट जो होता है वो डिफरेंट होता है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, जितना जितना आपका क्या कहते हैं सरफेस बची होती है, ठीक है ना। अब एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें किसका नाम क्या होता है, दो कुछ चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। एक तो होता है एडजॉर्बेट, ठीक है ना, एक होता है एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। एक होता है एडजॉर्बेट, एक होता है एडजॉर्बेंट, ठीक है ना। जो भी सब्सटेंस, यहाँ पर ब्रोमीन था, इसका एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या है, यहाँ पर जो ये ब्रोमीन थी, ब्रोमीन गैस थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन था वो क्या था बेटा, एडजॉर्बेट था, जो कि एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। ये ज़्यादातर कैसे होते हैं बेटा, गैसियस फॉर्म में होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादातर किस में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो गैसियस और लिक्विड, क्योंकि फ्लूइडिटी की ज़रूरत है इसमें, एब्जॉर्प्शन में फ्लूइडिटी की ज़रूरत होगी, तभी मूव करेगा, तभी तो हो पाएगा। फ्लूइडिटी की ज़रूरत होगी, यानी कि गैसियस और लिक्विड स्टेट में जो ज़्यादातर हमारे एब्जॉर्बेंट होते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं हमारे सॉल्यूशन में या फिर किसी सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एड्जॉर्बेट। और जिस पे एड्जॉर्ब हो रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट। यहाँ पर एड्जॉर्बेंट क्या है, चारकोल, ठीक है ना, यानी कि जो कार्बन जो आपने अंदर डाला था, एक्टिवेटेड चारकोल डाला था, वो क्या है बेटा, वो आपका एड्जॉर्बेंट है। तो इस फिनोमिना से हमें पता चल रहा है, इस फिनोमिना में हमें पता है कि एड्जॉर्बेंट क्या होगा, चारकोल होगा, जिसपे जो एड्जॉर्बेंट आके चिपक जाएगा, उसे क्या कहोगे आप, एड्जॉर्बेंट कहोगे। ये ज़्यादातर कैसे रहते हैं आपके, ये ज़्यादातर सॉलिड फेज में रहते हैं, क्योंकि इनके पास सरफेस होती है, उस सरफेस पे जाके, और लिक्विड फेज में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, सरफेस पे जाके जुड़ते हैं, ठीक है ना। इनके एग्जांपल्स अच्छे अच्छे हैं, सिलिका जेल, ठीक है ना, जो कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो कौन से बेटा, सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, सिलिका जेल। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, चारकोल तो हमने डिस्कस कर ही लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक्टिवेटेड एल्युमिनियम, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, ठीक है ना, एल्युमिनियम नहीं है ये, एल्यूमिना है, ठीक है ना, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, ठीक है ना। ये जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स जितने भी आपके मैंने यहाँ पर लिख के दिखाए हैं, ये सब क्या है, एड्जॉर्बेंट हो, ज़्यादातर एड्जॉर्बेंट यही रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता क्यों है कि वो सरफेस पे आके जुड़ जाते हैं लेकिन उसके अंदर नहीं जा पाते हैं, तो इसके लिए कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो अंदर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते रहते हैं, जो भी बाहर इनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बाहर इनके जो एब्जॉर्बेट होगा उस पर वो क्या करेंगे, मटेरियल होगा, जो भी सब्सटेंस होगा वहाँ पर, उस पर एक फोर्स लगाते रहते हैं। लेकिन अंदर से जो सॉलिड होता है
वो क्या कहते हैं, जो भी फोर्स लगा रहा होता है उसके बीच में क्या होता है, स्पेस बहुत कम होती है, क्योंकि अंदर भी बराबर अट्रैक्शन का फोर्स है। तो अंदर जो है वो काफ़ी रॉक सॉलिड है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स की घुसने के लिए जो स्पेस है वो बहुत कम है। इस वजह से क्या होता है, जो भी अट्रैक्शन होता है वो सरफेस पे होता है। इस प्रोसेस को हम बहुत जगह फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग किसी चीज़ के सरफेस में सब कुछ इकट्ठा कर लें, फिर सरफेस को दोबारा साफ़ कर दें, फिर दोबारा से वो हमारे पास तैयार हो जाता है, हमारा एड्जॉर्बेंट दोबारा तैयार हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे काम में आ जाती है, ऐसे फिल्ट्रेशन के काम में आ जाता है, जहाँ पर हम लोग हाथों से फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन इसके हेल्प से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो टॉप सरफेस होती है वो हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती रहती है, जो भी आप चारों ओर आपके उसके ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और जो अंदर वाली सरफेस, अंदर के जो बल्क है उसका, वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्पैक्टली पैक्ड है, उसमें कंप्रेसिव नेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, स्पेस नहीं है। इसकी वजह से क्या, पूरी अट्रैक्शन अंदर की तरफ है। अब अगर सरफेस की बात करूँ, जैसे हमें पता है, मैंने पहले ही बताया था, वोल्टेलिटी के बारे में बता रहा था कि क्या होता है, इस जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा अट्रैक्शन का, लेकिन जो टॉप लेयर पे पार्टिकल्स होंगे उन पे फोर्स किस तरफ लगता है, सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगता। तो यहाँ पर हमेशा फोर्स क्या, अट्रैक्टिव फोर्स अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर जो भी आता है उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लग जाता है अंदर की तरफ, और ऐसे ये सरफेस पे सब कुछ इसके क्या हो जाता है, इसके सरफेस पे सब जाके जुड़ जाते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होगा, ऐसा होगा कि जब भी आपका एड्जॉर्बेंट आएगा ऊपर, उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और सरफेस पे जाके वो क्या हो जा रहा है, अटैच हो जा रहा है, वो नहीं हट रहा है, ठीक है ना। जब भी हम ये करने के बाद इसको बाहर निकाला और उसके बाद उसके ऊपर से सारे पार्टिकल्स को हमें हटाना है जो भी उसमें एब्जॉर्ब हो चुके हैं, जो इसका रिवर्स प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं बेटा, उस प्रोसेस को कहते हैं डीजॉर्प्शन, ठीक है ना। ये तो हो गया था आपका एड्जॉर्प्शन के बारे में सब कुछ डिस्कस, कि एड्जॉर्बेंट होता है, एड्जॉर्बेट होता है, ठीक है ना, कैसे होता है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हमें ओवरकम करना है तो कैसे होगा, उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा डीजॉर्प्शन। तो क्या लिख सकते हो आप, इसके लिए लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। डीजॉर्प्शन क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है, दिस इज अ रिवर्स प्रोसेस फॉर एड्जॉर्प्शन। ये एड्जॉर्प्शन का जस्ट क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है ना। अब ये जो है ये एब्जॉर्प्शन से एकदम अलग है, ठीक है ना। मैंने बताया कि एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एकदम डिफरेंट फिनोमेना है, ठीक है ना। तो सॉर्प्शन के बारे में अगर बात करें, जो वर्ड है आपका सॉर्प्शन, उसका मतलब होता है कि जब भी आपको एक वर्ड होता है सॉर्प्शन, सिर्फ अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अगर आपका एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही हो रहा हो साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स अगर एक ही बारी में दोनों काम हो रहे हो, एक ही साथ दोनों काम हो रहे हो, तो क्या कहोगे उसे आप सॉर्प्शन कहोगे। क्या कहोगे बेटा, सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन आपका किस में हेल्प करता है, आपको किस में हेल्प करता है, मतलब आपको क्या बताता है, सॉर्प्शन ये बताता है कि वहाँ पर ये दोनों काम ही एक साथ हो रहे हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर ये दोनों काम एक साथ होंगे वहाँ पर आप क्या बोलोगे, सीधे वहाँ पर सॉर्प्शन बोलोगे। कैसे हो रहा होगा कि कुछ पार्टिकल्स आ रहे होंगे जो कि सरफेस पे जाके मिल रहे होंगे, और सरफेस पे मिलने के बाद क्या कर रहे होंगे, वो वापस वो अंदर भी बल्क में भी जाके मिल जा रहे होंगे, ठीक है ना। कुछ पार्टिकल जो है पेनिट्रेट करके अंदर चले जा रहे हैं, वहाँ बल्क में भी उसका मिक्सिंग हो रही है और सरफेस पे भी मिक्सिंग हो रही है। तो पहले क्या किया, उसने अट्रैक्ट किया सारे मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे, और उसके बाद उसको मिक्स करना शुरू किया। तो ये दोनों प्रोसेस हो जाएंगे एक साथ, और उसको कहोगे एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों एक साथ, ठीक है ना। जब भी साइमल्टेनियसली दोनों होंगे तो उसको आप क्या कहोगे, सॉर्प्शन। तो उसके बारे में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम सारे मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एड्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, कैसे इसका एक्शन हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है ना। ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे। तो फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेन टॉपिक इस समय आपका क्या है, एड्जॉर्प्शन, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री जो है पूरी एड्जॉर्प्शन पर डिपेंड करती है। और एड्जॉर्प्शन किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि उसकी सरफेस कैसी है, अपने पार्टिकल्स कैसे लगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा ये आपका एड्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका आज का जो है वो रहेगा असाइनमेंट रहेगा कि आपको एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस लिखना है।
तो मैं 3 डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, ये 3 डिफरेंस आपके लिखे होने चाहिए, ठीक है ना। तो पहला डिफरेंस आप लिखो, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, ये पहला डिफरेंस है कि एब्जॉर्प्शन के लिए क्या आप लिखोगे, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, और एब्जॉर्प्शन के लिए लिखोगे इट अकर्स थ्रू आउट द बल्क ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, थ्रू आउट द बल्क ऑफ मटेरियल, दैट मीन्स इट इज़ अ बल्क फिनोमिना। ये कैसा बेटा, बल्क फिनोमिना, ये सरफेस फिनोमिना था, ये बल्क फिनोमिना। इसमें आप और लिख सकते हो कि एब्जॉर्प्शन अकर्स एट सरफेस ओनली, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस फिनोमिना तो सरफेस पे होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है आपके पास, इसके लिए लिखेंगे हम, एब्जॉर्प्शन के लिए लिखेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट एट द सरफेस एंड इन द बल्क इज डिफरेंट। तो सीधी बात समझ में आ रही है कि जब वो कुछ चीज़ को अट्रैक्ट कर लेगा तो अंदर के जो बल्क होगा उसमें जो भी उसका कंसंट्रेशन होगा, जो बल्क में रहेगा, उसकी सरफेस पे जो कंसंट्रेशन था वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि जो एब्जॉर्ब हो चुका है वो अब इस पानी जो इसका जो भी मिक्सचर था अंदर, या जिसके अंदर हमने किया, मतलब जैसे मान लो एक सॉल्यूशन था जिसमें हमने इसे डाला, उसके अंदर जो एक्चुअली कंसंट्रेशन था और जो इसकी सरफेस पे कंसंट्रेशन था वो अलग अलग हो गया, क्योंकि जो इसके सरफेस पे आके चिपक गया है वो इसकी कंसंट्रेशन में नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सब तो ये इसमें चिपक चुका है, जब भी आप इसको बाहर निकालोगे तो वो अलग हो जाएगा उससे, दैट मीन्स दैट इज सेपरेटेड आउट। तो इसका जो आपका क्या कहते हैं कंसंट्रेशन है और सरफेस पे जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होता है। यही एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि ये बल्क फिनोमिना है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो होता है वो थ्रू आउट सब पूरे के पूरे बल्क क्या होता है, सेम होता है। तो आप लिखोगे द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बेंट एट द सरफेस इन द बल्क इज डिफरेंट, ठीक है ना, हर बल्क और उसके सरफेस पे डिफरेंट होगा। यहाँ पर लिखोगे द कंसंट्रेशन इज सेम थ्रू आउट, ठीक है ना, थ्रू आउट द कंसंट्रेशन इज सेम, ऐसा करके लिख लिया आपने, ठीक है ना। तो ये तो दूसरा डिफरेंस हो गया। जो थर्ड डिफरेंस है वो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि स्टार्टिंग में सरफेस जाता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इनिशियली हाई रहता है, लेकिन लेटर ऑन क्या करता है, ये डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आप अटेन करते जाते हो, ठीक है ना। तो आप ऐसा लिखोगे, आप लिख लोगे कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इनिशियली हाई एंड इट डिक्रीजेस एज वी रीच टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। जैसे जैसे हम इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे होते हैं, जैसे जैसे सरफेस पे जगह कम होती जाएगी वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, और फाइनली एक टाइम पे इक्विलिब्रियम पे आके उसके बाद ना ही एब्जॉर्प्शन होगा और वो एकदम स्टेबल हो जाएगा, आपका जो अंदर सॉल्यूट मिक्सचर बन गया, ठीक है ना। लेकिन एब्जॉर्प्शन में कैसा होता है, सारे टाइम हर समय जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि बल्क फिनोमिना है, सब उसके अंदर घुस के होना है, सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, तो सारा टाइम बल्क का तो अमाउंट तो पूरा उतना ही है हर समय का। दैट्स वाई जो सेकंड इस पर आप लिखोगे, इसके लिए आप लिखोगे कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहता है सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के समय ये सारा का सारा फिनोमिना सेम होता है, ठीक है ना। जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है तो वहाँ पर एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जहाँ पे होता है वहाँ पर क्या बनता है, आपका मिक्सचर बनता है, और आप वहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट से डिफाइन करते हो दो अलग अलग चीज़ों को, जो कि एब्जॉर्ब हो रही होती है और जो जिसमें एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो उसमें जो ऑब्जॉर्व हो रही होती है उसको कहते हैं हम सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें ऑब्जॉर्व हो रही होती है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो दैट मीन्स सॉल्वेंट इज इक्वलेंट टू एब्जॉर्बेंट और सॉल्यूट इज इक्वलेंट टू एब्जॉर्बेंट, सॉरी उल्टा बोल दिया, सॉल्यूट इज इक्वलेंट टू एब्जॉर्बेंट एंड सॉल्वेंट इज इक्वलेंट टू एब्जॉर्बेंट, ठीक है ना, जस्ट उल्टा बोल दिया था। तो एब्जॉर्बेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा जो कि मिक्स होने वाला है, ठीक है ना, और सॉल्वेंट क्या होगा, वो आपका एब्जॉर्बेंट होगा जो जिसमें मिक्स हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल्स के बारे में देख लेते हैं, इनके एग्जांपल्स देख लेता हूँ, मैं इसके एग्जांपल्स बता देता हूँ, वो आप लिख लो साथ में। इसके एग्जांपल्स लिखोगे तो क्या कहते हैं, आप इसके क्लासिफिकेशन में लिख सकते हो। एग्जांपल्स लिखो, सिलिका जेल यूज्ड टू रिमूव वाटर वेपर। सिलिका जेल क्या करता है, वाटर वेपर्स को हटा देता है और वहाँ पर क्या करता है, एक मॉइस्चर फ्री एरिया प्रोवाइड कराता है। फिर जहाँ पर आपको मॉइस्चर फ्री कंटेंट चाहिए होता है वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सिलिका जेल डाल देते हैं। जैसे कहीं आप देखोगे आपके जूतों में कुछ पड़ा होता है वाइट कलर के पैकेट सा, वो एक्चुअली क्या होता है, वो सिलिका जेल ही होता है जो कि वहाँ पर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है जिससे कि आपके जो भी शूज़ हैं ऊपर है वहाँ पर क्या कहते हैं, जो फंगस है वो ना लगे, ठीक है ना, क्योंकि मॉइस्चर और एयर कंटेंट में क्या होता है, ऐसी जगहों पे फंगस लग जाती है। सेकेंड थिंग इज इसमें आप दूसरा क्या ले सकते हो कि जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, यानी कि आप कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस लोगे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड अगर आप वाटर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में लाओगे तो एकदम से उसके साथ ज्वाइन होकर क्या बनाता है, वाटर वेपर हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड बना देता है, दैट इज CaCl2.2H2O। ये आपका बन जाता है जैसे आप इसको CaCl2 को मॉइस्चर के कंटेंट में, मॉइस्चर के क्या कहते हैं आसपास लाते हो।
तो ये भी क्या करता है, सारा मॉइस्चर के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, सबके साथ क्या कहते हैं उसको अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है और क्या करता है CaCl2 बना लेता है। और ये जो फिनोमिना है, जो भी ऐसे अट्रैक्शन है, ये मॉइस्चर का अट्रैक्शन हुआ या सिलिका जेल जो अट्रैक्ट कर रहा है, ये सब फॉर्मूला क्या जो भी फॉर्म प्रोसेस है फिनोमिना, ये क्या है, कैसे क्या है, एब्जॉर्प्शन के फिनोमिना है। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना। और एब्जॉर्प्शन का तो हम तो देखते ही हैं, एब्जॉर्प्शन का तो हम देखते ही हैं कि एब्जॉर्प्शन कहाँ कब होता है, जब भी आपका कोई भी आप सॉल्वेंट सॉल्यूट को मिलाते हो, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, वहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन का फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे वाटर के अंदर, तभी वो क्या कहते हैं हमारे जो एक्वाटिक लाइफ है वो लिव जी रही है, ठीक है ना। और इसकी तरह से देख सकते हैं, और क्या हम देख सकते हैं, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर फ्रॉम H2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है तो क्या बनाता है वो H2CO3 बनाता है, ठीक है ना, H2CO3, जबकि ठीक है ना, तो वो क्या बनाता है H2CO3 बनाता है। और ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारा एब्जॉर्प्शन का हो गया, तो आप इसको एब्जॉर्प्शन में लिख देना, ठीक है ना। ऑक्सीजन को मिलने का लिख देना कि ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ मिलती है उसके अंदर मिक्स हो जाती है, तो वो क्या है, वो भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, ठीक है ना। और सॉर्प्शन का प्रोसेस अगर आपको जैसे मैंने आपको जो सॉर्प्शन बताया था, इस प्रोसेस के बारे में अगर आपको कुछ देखना है तो आप देख सकते हो कि जो डाइज है, डाई जो कॉटन फाइबर पे होती है वो कैसे होती है, उसकी सरफेस पे भी आती है और अंदर भी जाती है, ठीक है ना। तो जो डाइंग का प्रोसेस होता है, ठीक है ना, DYING, जो डाइंग का प्रोसेस होता है, जो जैसे आपकी बेडशीट होगी, कोई भी फैब्रिक हो उस पर डाइंग होती है, तो आप देखते हो कि जो जब आप कपड़े को फाड़ते हो तो कपड़े का अंदर का जो एरिया होता है वो भी उसी कलर का होता है जो उसका सरफेस का होता है। तो उस समय जब हम डाई को इसमें डाल रहे होते हैं तो उस वहाँ पर क्या कराते हैं हम लोग, सॉर्प्शन कराते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब सरफेस पे भी लगा होना चाहिए और बल्क में भी नहीं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि बल्क में चले जाए ऊपर से पूरा फेडेड हो जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं चाहिए हमको चाहिए कि सरफेस पे भी हो और जब उसको हम लोग धोएं और ऊपर की लेयर उसकी निकले तो अंदर भी उसी कलर का निकले, ताकि जो भी हमारा जो क्लॉथ है, जो फाइबर बना हुआ है वो अच्छा लगे, ठीक है ना। तो ये सॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ यूज़ होता है, डाइंग के प्रोसेस में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये तो था आपका एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस। एब्जॉर्प्शन होता क्या है, उसके बीच में जो उसके जो भी सब्सटेंस होते हैं अंदर उसको क्या क्या बोला जाता है, कुछ उसके एग्जांपल्स बताइए कि कैसे होता है, कैसे एक्शन हेल्प करता है, कैसे आपके जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है वो चल रहा है, सरफेस पे कैसे चल रहा है, ये सब बातें हमने इस समय पढ़ी। और क्या फिनोमिना था, क्यों ऐसा हो रहा था कि ये सिर्फ सरफेस पे जाके जुड़ा था। हमने देखा कि जो सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं उस पर जो अट्रैक्शन है वो किसकी तरफ लग रहा है, सिर्फ नीचे की, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ नीचे ही हैं, ऊपर कोई पार्टिकल्स नहीं है। तो जो भी ऊपर पार्टिकल आता है उसके ऊपर क्या एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है नीचे की तरफ और ये यहाँ पर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जिस भी क्या कहते हैं मैटर में, जैसे ये मैटर्स हैं जिस भी और जिसको हम एब्जॉर्बेंट कह सकते हैं, उनकी ये प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि उस पर उसका जो ये वाला फोर्स है ये काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, जो भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तभी वो क्या करेंगे, जो भी हमारे क्या कहते हैं एब्जॉर्बेट होगा उसको वो एब्जॉर्ब कर पाएगा और ऐसा एक एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहाँ पर फॉलो हो पाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस पे जो भी फिनोमिना हो रहा होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब जब तक हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन का क्या होता है, जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि क्या होता है, तो हम लोग टाइप्स नहीं बता पाएंगे कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन इफेक्ट होगा। कि मानो कि मेरी सरफेस छोटी है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, सरफेस मैंने बड़ी ले ली तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको समझ आएंगी, मतलब कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है, कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारी डिपेंड करेंगी कि कितना फास्ट होगा एब्जॉर्प्शन, कितना स्लो होगा एब्जॉर्प्शन। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप ये समझो कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है, और डू राइट ऑल दिस एब्जॉर्बेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एब्जॉर्बेंट्स है, ठीक है ना। यही है ज़्यादातर सब्सटेंस जो कि एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं, इसके अलावा और कोई एब्जॉर्बेंट का काम नहीं करता है। तो बहुत ध्यान से ध्यान रखेंगे कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, इनके बीच में आप डिफरेंस लिखेंगे। दिस इज योर वर्क फॉर टुडेज क्लास। मैं भी लिख दूंगा आपके असाइनमेंट में भी कि आपको ये काम करना है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैकेनिज्म इसके पढ़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, बड़ा समझाना पड़ेगा, तो ये 5 मिनट के टाइम बचा उसमें नहीं हो पाएगा, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास, ठीक है ना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरह के एब्जॉर्प्शन होते हैं, ठीक है ना, कितने तरह के एब्जॉर्प्शन होते हैं और ऐसे कैसे क्या चीज़ें हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती हैं, हमने उनको टाइप्स कैसे उनके बनाए, क्यों हमने उनको अलग अलग टाइप में डाला, ठीक है ना। तो फिजिकल केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, ठीक है ना।
तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स।